हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 11 बजे होती है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिंतन। इसके पहले हमने बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे कि चिंतन का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती है, चिंतन के उपकरण या साधन क्या होते हैं, चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, चिंतन वृद्धि के तरीके या विधियां क्या होती है। ये बहुत ही अच्छे से आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इसे मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते हैं कि दूसरी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। ये समस्याएं प्रयत्न करने से हल हो जाती है और कभी कभी प्रयत्न ही चिंतन को जन्म देता है। तो आप बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे कि जब हमारे पास कोई समस्या आती है, हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, तो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए काफी सारे प्रयत्न करते हैं और वही प्रयत्न जो है वो चिंतन का रूप ले लेती है या चिंतन को जन्म देती है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम परिभाषाएं जान लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिंतन के अर्थ एवं परिभाषाएं। तो दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर करती है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की जो प्रगति है वो मानव चिंतन शक्ति पर निर्भर रहती है और चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग, सबसे महत्वपूर्ण, चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान आदि रूपों में किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के चिंतन की कोई न कोई दिशा अथवा लक्ष्य अवश्य होता है। चिंतन में बालक क्रियाशील रहता है और चिंतन वस्तुओं को, प्रतिमाओं और प्रतीकों आदि किसी के भी संबंध में हो सकता है। चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने में निम्न मत सहायक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो सबसे फर्स्ट है, वेलेंटाइन के अनुसार। तो वेलेंटाइन के अनुसार चिंतन की परिभाषा क्या होती है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होता है। तो ये तो वेलेंटाइन के अनुसार हो गया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो ये आप सभी को याद भी होगा। तो ये किसके अनुसार है? तो वेलेंटाइन के अनुसार। अब देखते हैं गैरेट के अनुसार। तो गैरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। ठीक है, जो चिंतन होता है एक प्रकार का अव्यक्त, जिसे हम व्यक्त मतलब कि रहस्यपूर्ण होता है। ठीक है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों जैसे कि विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है, यह स्वतः ही नहीं होती बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है। जब हमारे कोई सामने समस्या आती है तो हम प्रयत्न करते हैं और जो प्रयत्न ही है वो चिंतन का रूप ले लेता है। और चिंतन की क्रिया जो होती है वो उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर रहती है और इसमें दिवस, ठीक है, तो उद्देश्य पूर्ण की ओर अग्रसर रहती है और इसमें दिवा, स्वप्न या कल्पना आदि का कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, यानी जो आपका चिंतन होता है ये, क्योंकि कल्पना और चिंतन आप यहाँ देख सकते हो, इसमें दिन, दिवा स्वप्न मतलब होता है दिन का सपना।
ठीक है। यह कल्पना आदि का कोई स्थान नहीं है, चिंतन के द्वारा समस्या समाधान होता है और यह मुख्य रूप से प्रतीकों पर या प्रयत्न पर आधारित होता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा कि चिंतन क्या है। ठीक है, आप सबसे महत्वपूर्ण है कि वैलेंटाइन के अनुसार या गैरेट के अनुसार आप इसको याद कर सकते हो कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों जैसे कि आपका विचार हो जाता है, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, और वैलेंटाइन के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होता है। फ्रेंड्स, अब हम देख सकते हो कि यहाँ चिंतन प्रक्रिया में निम्नलिखित सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? उद्देश्य पूर्णता। तो यहाँ पे आपका हो जाता है फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य पूर्णता, क्योंकि जो एक चिंतन किया जाता है उद्देश्य पूर्ण क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, और जो आपका चिंतन होता है ये किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए चिंतन किया जाता है। और चिंतन का रूप कब होता है, जो चिंतन कब जन्म लेता है? जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाता है, उस समस्या के समाधान हेतु हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। ठीक है, और इस प्रयत्न के बाद ही जो दूसरा रूप होता है वो होता है चिंतन का, जो कि चिंतन का जन्म देता है प्रयत्न। ठीक है, अब देखिए चिंतन के उपकरण या साधन। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार, स्तंभ या उपकरण को निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चिंतन के कौन कौन से उपकरण या साधन हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला तो है आपका इमेज यानी प्रतिमाएं, यानी मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त करता है, यानी उसके पहले जो घटना घट चुकी होती है वो अनुभव होता है उसके पास। ठीक है, यानी मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त करता है। हम जब कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं तो सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है। बिल्कुल सही। जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, किसी के बारे में भी सोचते हैं या किसी भी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो हमारे माइंड में वो डायरेक्टली उसका फिगर इमेज बन जाता है, प्रतिमाएं बन जाती है। जैसे कि मैंने उस दिन बोला था, अगर आप कॉपी कहते हो तो आपके माइंड में कॉपी का फिगर आ जाएगा। ठीक है, आप बुक कहते हो, पेन कहते हो, आप खुद ही सोचना कि जैसे ही आप कुछ बोलते हो तो आपके माइंड में वैसी प्रतिमाएं आ जाती है, वैसी इमेजेस बन जाती हैं, है ना। आप कुछ भी लिखने से पहले आपके मन में वो रहता है कि हाँ इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे हम इमेजेस कहते हैं या प्रतिमाएं कहते हैं। इसलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि के नाम देते हैं। जैसे कि हम किसी के बारे में सोचते हैं या किसी के वस्तु के बारे में कहते हैं तो वो हम, जैसे आपने सुना भी होगा कि ये कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इमेजेस, कल्पना, बहुत सारे इसका नाम दिया गया है। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती है और चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है। तो फर्स्ट जो चिंतन को आधार मिलता है वो मिलता है प्रतिमाएं यानी इमेजेस। क्लियर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय। ये क्या, इसका रोल क्या है? अभी तो हमने इमेजेस देखा, प्रतिमाएं देखा, अब कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय का क्या रोल है चिंतन। तो देखिए, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन जो है वो प्रत्यय भी माना जाता है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है, कॉन्सेप्ट का बोध होता है, संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाता है। बिल्कुल सही, वैसा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन जाता है। अगर हाथी बोलेंगे तो क्या होगा, हमें पूर्ण रूप से हाथी के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए पेड़ कहें, तो पेड़ जो होता है, हमने साइंस में भी पढ़ा था, पेड़ अगर हम नाम देंगे तो सबसे पहले पूरे पेड़ की आकृति हमारे दिमाग में बन जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट, यानी संपूर्ण ज्ञान, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है अगर किसी एक शब्द को कहा जाता है तो। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए कहें ईश्वर, तो हमारे माइंड में वैसे ही फिगर पूरा, मतलब संपूर्ण ज्ञान उसके बारे में पता चल जाता है। फिर हम पार्ट
वाइज डिस्कस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाता है और संपूर्ण ज्ञान का अभ्यास होने लगता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय। दो हमने टॉपिक डिस्कस किए, प्रतिमाएं और कॉन्सेप्ट। प्रतिमाएं इमेजेस का ही दूसरा जो रूप होता है वो होता है कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय। अब देखिए अगला थॉट है प्रतीक एवं चिन्ह। ठीक है, सिंबल्स एंड साइन। तो ये क्या होता है, तो प्रतीक एवं चिन्ह मूक रहते हैं। ठीक है, मूक मतलब आपसे पता है साइलेंट, जैसे कि अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जैसे सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह हमें सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार गणित में प्लस या गुणा का चिन्ह अर्थ स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्या एक प्रतीक बन जाता है किसी भी वस्तु का, जैसे कि अगर हमने ये प्लस, क्या हमारे मन में वैसे ही आ जाता है कि हाँ इसको हमें जोड़ना है। अगर माइनस का रहेगा तो हाँ हमें इसको घटाना है, डिवाइड का रहता है तो हाँ हम इसको भाग देंगे। तो ये पहले से ही प्रतीक एवं चिन्ह बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है लैंग्वेज यानी भाषा। तो विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। ठीक है, और सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है। ठीक है, जैसे मुस्कुराना, भौवें चढ़ाना तथा अंगूठा दिखाना आदि, इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है तथा बिना बोले अर्थ को लगाना या समझना प्रचलित है। इन सब के पीछे चिंतन शक्ति है जो अर्थों को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो ये आप सभी को लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो चिंतन का अगला आधार है वो है सूत्र यानी फॉर्मूला। जैसे कि हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। इसमें गणित, विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है और सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। तो ये आपका होता है सूत्र यानी फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि हम प्राचीन परंपरा ये चलता आ रहा है कि हम किसी भी ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। जैसे कि आपका सब्जेक्ट गणित हो गया, विज्ञान हो गया आदि के सूत्र आते हैं और भारतीय ज्ञान संस्कृत के श्लोकों में संचित है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है और सूत्र को देखकर जो हमारी चिंतन शक्ति है उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि चिंतन विकास के साधन कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है प्रतिमाएं यानी इमेजेस, दूसरा है कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय, तीसरा है आपका सूत्र, चौथा है आपका लैंग्वेज और पांचवा है आपका प्रतीक एवं चिन्ह। तो ये 5 चिंतन विकास के साधन है। तो आप सभी को इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है और प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि चिंतन विकास के साधन कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब चिंतन के प्रकार। ठीक है, अब तक हमें जाना चिंतन की परिभाषाएं क्या है, चिंतन का अर्थ क्या है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है, चिंतन के साधन कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ थिंकिंग यानी चिंतन के प्रकार। तो देखिए फ्रेंड, चिंतन को 4 रूपों में विभाजित किया जाता है जो निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो आप यही क्लियर कर लीजिए कि चिंतन के जो प्रकार होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि वो 4 टाइप कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पहला है वो है प्रत्यक्ष आत्मक चिंतन। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन हमें मालूम है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, मूर्त और अमूर्त। प्रत्यक्ष मतलब वो कि जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार आपका जो मूर्त होता है वही जो हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से उसे हम मूर्त कहते हैं। अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये आपका है प्रत्यक्ष चिंतन। तो यह वह चिंतन है जो वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, यानी उसके वातावरण से संबंधित होता है, जो उसके सामने वस्तु होता है उसी के अकॉर्डिंग वो चिंतन भी करता है। जैसे बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है उसी पे वो प्रत्यक्षीकरण करता है। उनके संबंध में जो चिंतन होता है वो क्या होता है, प्रत्यय, यानी किसी भी वस्तु को देखकर
वो चिंतन करता है तो उसे हम प्रत्याशात्मक चिंतन कहते हैं। तो आई होप कि बहुत ही आसानी के साथ जो स्पष्ट रूप से देखता है और उसी के बारे में वो चिंतन करता है, वो चाहे कोई भी उस वस्तु, उसके वातावरण में जो वस्तु रहता है उसके बारे में चिंतन करता है, उसे हम प्रत्याशात्मक चिंतन कहते हैं। अब देखिए दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन। ठीक है, कल्पनात्मक चिंतन क्या है? तो ना आपको पता है कल्पना क्या है। ठीक है, कल्पना क्या है? जो हमारे पहले अनुभव, जो घटना घट चुकी होती है उसी के बारे में हम कल्पना करते हैं। ठीक है, तो जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब हम उसकी कल्पना करते हैं। जब जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, जो हमारे जैसे किसी के बारे में अगर हम कुछ बोले तो हम उसके सोचने लगते हैं, अपने माइंड में, अपने दिमाग में कल्पना करने लगते हैं, उसे हम कल्पना कहते हैं। ठीक है, और इनके अभाव में यानी इनके कमी में अपनी मस्तिष्क प्रतिमा बनाकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कलात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रत्यात्मक चिंतन। ये क्या होता है? तो यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि उच्च प्रकार का चिंतन कौन है? तो वो है प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, तो इसके बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है। प्रत्यय मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी इसके बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, जब पूर्ण रूप से उसके बारे में जानकारी होती है। एक बालक में जितने ही अधिक प्रत्यय कॉन्सेप्ट निर्मित होती है उसमें उतने ही अधिक प्रत्यात्मक चिंतन पाया जाता है। बिल्कुल सही है, जिसके माइंड में जितना ही कॉन्सेप्ट रहेगा वो तो और अधिक चिंतन करेगा ना। इसी प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। जैसे कि स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्ययों बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर भी बन जाते हैं। इन प्रत्ययों के संबंध में चिंतन भी प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है और वो होता है आपका प्रत्यात्मक चिंतन। ठीक है, अब देखिए चौथा जो है वो है तार्किक चिंतन। तो यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। ये देखिए उससे भी सर्वाधिक, जो आपका प्रत्यात्मक चिंतन था उससे भी सर्वाधिक चिंतन है। अगर ऑप्शन में आए तो आप इन दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सर्वाधिक यानी सबसे ऊंचा है तार्किक चिंतन। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। ठीक है, जैसे कि आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो उसमें तार्किक, ठीक है, उसमें दिमाग तार्किकता लगाना होता है और उसका आंसर लाना होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो कि प्रश्न ऐसा आ सकता है कि चिंतन के विभिन्न प्रकार समस्या समाधान में कैसे सहायक है। तो आप पहले चारों टाइप को लिख देंगे और इसके बारे में लिख सकते हैं कि किस प्रकार समस्या समाधान हो सकता है। अब फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक है, ठीक है, अभी तक हमने जाना कि चिंतन क्या है, चिंतन की परिभाषा क्या है, चिंतन के साधन कौन कौन से हैं, चिंतन के प्रकार कौन से हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि चिंतन वृद्धि के तरीके या मेथड्स यानी विधियां क्या है। तो शिक्षा में चिंतन की उपादेयता बालकों में चिंतन प्रवृत्ति के विकास से प्रतीत होता है। प्रारंभिक दिनों में वस्तु के प्रत्यक्षीकरण यानी जो उसके सामने दिखता है और रटने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसमें वस्तु, व्यक्ति एवं भाव के बीच संबंध स्थापना विकसित होने लगती है। इससे उसका ज्ञान पूर्ण होता है। ठीक है, अतः अध्यापक को छात्रों में सावधानी पूर्वक चिंतन वृद्धि के उपायों का विकास करना चाहिए। जो चिंतन वृद्धि के जो विधियां हैं वो निम्न है। पहला है डीप नॉलेज यानी ज्ञान की गहनता। चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान के प्रति रुचि एवं लगन उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, और चिंतन के सहायक सामग्री से विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है जो चिंतन प्रक्रिया को मजबूत एवं सफल बनाता है। यानी जो आपका ज्ञान की गहनता है, ये यानी किसी भी नॉलेज के बारे में आपको बहुत ही गहराई के साथ बताना चाहिए, जिससे उनसे क्या होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा ज्ञान की गहनता। या चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान प्राप्ति के लिए रुचि एवं लगन उत्पन्न करनी चाहिए, और चिंतन के सहायक सामग्री से विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है जो चिंतन प्रक्रिया को मजबूत एवं सफल बनाता है। अब बात कर लेते हैं भाषा की परिपक्वता। ठीक है, मैच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा ही विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, और बालक के चिंतन के विकास में भाषा का अत्यधिक महत्व है। जब तक उसके पास लैंग्वेज नहीं रहेगा तब तक वो चिंतन कैसे करेगा, है ना।
अतः शिक्षक को अपने बालकों को सही भाषा का उच्चारण, लिखना एवं वाचन करना सिखाना चाहिए। जब वे भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तो चिंतन प्रक्रिया बहुत ही सरलता के साथ उनमें होने लगेगी। सशक्त प्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो प्रेरणा मानव विकास में सहायक होती है। थॉर्नडाइक ने महोदय ने प्रेरणा के सिद्धांत और चिंतन में सहायक माना है। प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए ताकि बालकों को पूर्ण ध्यान एवं रुचि चिंतन के प्रति लग सके। इसलिए सशक्त प्रेरणा को चिंतन यानी आपको सशक्त प्रेरणा भी देना चाहिए। अब देखिए अगला है बौद्धिक प्रखरता, ठीक है, यानी इंटेंसिटी इन इंटेलिजेंस। तो ये जो आपका होता है बालकों में बौद्धिक वितरण जैसे औसत से होगा, ठीक है, चिंतन प्रबलता भी उसी औसत से पाई जाती है। बुद्धि का विकास नहीं होता है बल्कि उसमें तीव्रता पैदा की जाती है। यही तीव्रता चिंतन शक्ति में सकारात्मक भूमिका अदा करती है, ठीक है। अतः ज्ञान के द्वारा बालकों की बौद्धिक प्रखरता को तीव्र बनाना चाहिए। अब बात करते हैं लगन एवं रुचि। तो बालक व चिंतन शक्ति रुचि पर निर्भर होती है। जब वह किसी उद्दीपक पर ध्यान देगा, वह रुचि प्रदर्शित करेगा तो चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ स्वतः ही हो जाता है। इसलिए बालकों में कार्य के प्रति जागरूकता एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। छठा है समस्या समाधान में स्वतंत्रता, यानी चिंतन का विकास करने के लिए बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और स्वतंत्र पूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करने से बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना सीखता है। यानी सिंपल, वो उसके पास कोई भी समस्या आएगा तो उसको छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र रूप में वो करके सीखता रहता है, ठीक है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने चिंतन को अपनाया, जो उनका सिद्धांत था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तो ये इस पे ही लागू होता है। अब आता है तर्क में परिपक्वता। तो जब हम सार गर्भित विचारों से युक्त चिंतन का प्रयोग करते हैं तो इसे तर्क कहते हैं। यानी जब हम सार गर्भित, ठीक है, सार गर्भित विचारों से युक्त चिंतन का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तर्क बोलते हैं। जब अशुद्ध चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो कुतर्क कहलाता है। बालकों में सार युक्त चिंतन का विकास तर्क के द्वारा ही संभव है। इसलिए तर्क सही एवं गलत में अंतर स्पष्ट करता है जो सही चिंतन को जन्म देता है। आप सभी को पता है तर्क क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं समस्या प्रस्तुत करना, यानी बालकों की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए। ये समस्याएं बालकों के समक्ष इस प्रकार से रखी जाए जैसे वातावरण से वो स्वतः उत्पन्न हुई है। बालक स्वतः ही क्रियाशील होकर चिंतन करके समस्या का हल खोजेंगे। इसलिए रूसो ने अध्यापक को पर्दे के पीछे रहने को कहा था और अध्यापक छात्रों को मार्गदर्शन देता है और उसी के आधार पर वे अपना विकास करते हैं। इस प्रकार वे बालक जीवन के प्रति आशावान हो जाते हैं और समस्याओं के प्रति सावधान। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है, जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट केवल डिस्कस करना है। ज्ञान की गहनता, भाषा की परिपक्वता, ठीक है, सशक्त प्रेरणा, बौद्धिक प्रखरता, लगन एवं रुचि, समस्या समाधान में स्वतंत्रता, तर्क में परिपक्वता, समस्या प्रस्तुत करना। बस पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चिंतन के विधि कौन कौन से है, तो आप लिख सकते हो भाषा में परिपक्वता, ज्ञान की गहनता, ठीक है, बुद्धि में प्रखरता, समस्या प्रस्तुत करना, तर्क में परिपक्वता, ठीक है, समस्या समाधान एवं स्वतंत्रता, लगन एवं रुचि, बौद्धिक प्रखरता, सशक्त प्रेरणा, ठीक है। इतने सारे आप पॉइंट लिख सकते हो, ज्यादा इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आप बालक को चिंतन का दृष्टिकोण विकसित करने हेतु क्या उपाय करेंगे। तो जो ऊपर था, ठीक है, जितने भी देते आपको नीचे लिख देना है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ से तर्क स्टार्ट होता है, तो हम कल की वीडियो में तर्क डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हम डीपली अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न ना छूटे। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर बहुविकल्पीय प्रश्न में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसी में से बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि चिंतन क्या है, चिंतन की परिभाषा क्या है, चिंतन के माध्यम कौन कौन से हैं, चिंतन के प्रकार कौन से हैं और चिंतन की विधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स,
आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए ताकि एग्जाम के टाइम कोई भी समस्या आपके सामने न आए, ताकि आप बहुत ही प्रयत्न करो और चिंतन का रूप ले ले। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।